हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 13 वर्ष की अवधि अज्ञातवास में व्यतीत करने के पश्चात पांडव अपनी मातृभूमि हस्तिनापुर लौटे, परंतु अर्जुन एवं युधिष्ठिर को इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनकी मातृभूमि अब रणभूमि में बदलने वाली थी। उनके अनुज दुर्योधन तथा दुशासन के हृदय एवं दिमाग पर दुष्टता के भयंकर मेघ छाए हुए थे। उनके हृदय में ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ का विष प्रवेश करवा चुके थे शकुनी मामा। ओ बारा ना भांजे ना, हस्तिनापुर केवल तुम्हारा है। त्रिशंकु समान अवस्था हो चुकी थी भीष्म पिता की। एक दिशा में कौरव और द्वितीय दिशा में पांडव। केंद्र में संकटमय परिस्थिति में था उनका हस्तिनापुर, परंतु समय के चक्र को कौन रोक पाया है? पुत्र दुर्योधन, हस्तिनापुर की सुरक्षा एवं सुख समृद्धि का उत्तरदायित्व मेरे इन बूढ़े कंधों पर है। इन्हें मलिन देह के बोझ तले ना दबाओ। पांडवों ने वचन के अनुसार 13 वर्ष अज्ञातवास में व्यतीत किए हैं। अब समय आ गया है कि तुम भी अपने वचन का पालन करो। ना भांजे ना, चौपड़ में फेंके हुए पासे और मुख से निकला हुआ शब्द अमूल्य होता है। भावनाओं में विलीन होकर आज का समय मत गंवाओ पुत्र। हस्तिनापुर के सिंहासन पे तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, केवल तुम्हारा। समझ रहे हो ना? मैं तो समझ रहा हूं मामा श्री, किंतु ये पितामह इस बात को नहीं समझ पा रहे। पितामह मेरे शब्द कर्ण प्रिय नहीं, किंतु सत्य अवश्य हैं। अर्जुन, हस्तिनापुर का सिंहासन तो दूर, हस्तिनापुर की मिट्टी पर भी तुम पांडवों का कोई अधिकार नहीं। दुर्योधन, हस्तिनापुर पर केवल पांडवों का अधिकार है, केवल पांडवों का। ओ बारा पितामह, अपने प्रिय अर्जुन को स्मरण करा दें। 13 वर्ष पूर्व चौपड़ की बाजी में हस्तिनापुर तो क्या, वो अपनी धर्म पत्नी को भी हार चुके थे। अपने ज्येष्ठ भ्राता की जंघा पर आसन ग्रहण कराने के लिए जब द्रौपदी को केश से खींचकर इस राज दरबार में लाया गया था, उस क्षण भिक्षुक जैसी अवस्था थी आप लोगों की। ऐसा व्यतीत होता है कि वो क्षण आपके चित्त से उतर गए। दुर्योधन, तुम तो ऐसे कठोर हृदय के नाते यह अवश्य किसी मलिन विचारधारा वाले व्यक्ति की संगत का असर है। तुम दोनों मेरे अनुज हो, प्रिय हो मेरे। आपस में बैर करना उचित ना होगा। मैं हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि हस्तिनापुर के 5 गांव हमें सुपुर्द कर दो। आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले 5 क्षणों में अपने पांव को बाहर की दिशा में ले जाइए, अन्यथा पांडवों के मृत्यु के उपरांत 5 अर्थी भी प्राप्त ना होगी आपको। दुर्योधन! अर्जुन को तो गुस्सा आ गया पापा, अब क्या होगा? अब युद्ध होगा, युद्ध, वहां युद्ध। तुम अपनी सीमा पार करके अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो। ना अर्जुन ना, अपने क्रोध पर संयम रखो। नहीं भ्राताश्री, नहीं, ये समय संयम रखने का नहीं है, आक्रमण करने का है। आप केवल अनुमति दीजिए। सुनो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य अर्जुन, तुम अपने ये बाण और अपने भ्राताओं के साथ मुझसे युद्ध करोगे। तुम्हारे पास सेना का बल अवश्य है दुर्योधन, किंतु मेरे पास आत्मबल है। तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, निश्चित। काल ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया पुत्र। नाश काल विपरीत बुद्धि। युद्ध, 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 आक्रमण! तत्पश्चात हस्तिनापुर की धरती पर कटौता के बीज बोए गए और शत्रुता की फसल काटी गई। अतः श्री महाभारत कथा। पापा, बात कर ही लेते हैं। हाँ चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। आखिरी शादी तो तुम्हारी है ना। हेलो जी, नमस्ते सेठ जी।
मुड्डू बोल रहा हूँ। सॉरी मैं आपका फोन उठा नहीं पाया, मेरा शो चल रहा था। हाँ हाँ सेठ जी, हम क्यों नहीं आएंगे। अरे सेठ जी, आपसे 1 लाख रुपए एडवांस ले चुके हैं, शो में क्यों नहीं पहुंचेंगे। समय अनुसार हम सब लोग सीरकपुर पहुंच जाएंगे। बस आपसे एक विनती है सेठ जी, आप मेरे कलाकारों के लिए वहां पर खाने पीने और रहने की व्यवस्था अच्छे ढंग से कर दीजिएगा। ओके सेठ जी। जी जी नमस्ते। नमस्कार। अरे दिवाकर जी आप, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप मुझे जानते हैं? भला आपको कौन नहीं जानता, केशवर तालुका के आप इतने जाने माने जमींदार हैं। चलिए अच्छी बात है। मैंने आपका नाटक देखा, बहुत पसंद आया। पहली बार रंगमंच पर महाभारत की कथा का मैंने नाट्य रूपांतर देखा, दिल खुश हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की मेहनत रंग ला रही है। आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सेवा करूँ आपके लिए। ये मेरी बेटी शालिनी है। नमस्ते। परसों इसकी शादी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। और इसी खुशी को दुगनी करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मंडली के साथ इसकी शादी में आए और इसी नाटक का एक प्रस्तुति दें। शादी में महाभारत? क्यों, कोई समस्या है? नहीं नहीं दिवाकर जी, समस्या की कोई बात नहीं। दिवाकर जी, हम लोग तो कलाकार हैं, लोग हमें जहाँ बुलाते हैं हम चले जाते हैं। दरअसल शादियों में संगीत संध्या या डीजे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं। तो महाभारत सुनकर मैं थोड़ा सा आश्चर्य हो गया। भाई मैं जमीन से जुड़ा जमींदार हूँ, संस्कृति से मुझे बहुत लगाव है। खैर पैसों की बात कर ले। जी ट्रैवलिंग वगैरह के साथ हम 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, बाकी आपको जैसा देना है आप सोच लीजिए। चलिए ठीक है, 2 लाख में तय हुआ। मैं शाम को आपके गेस्ट हाउस में 25,000 पेशगी के तौर पे भेज दूंगा। चलता हूँ। धन्यवाद। चलो बेटी। हाँ संजीव, अरे यार कमाल हो गया, अभी यहाँ के बहुत बड़े जमींदार दिवाकर जी मुझसे मिलने आए थे। अरे हमें एक और शो मिल गया है, मुबारक हो। और सब लोग ठीक ठाक है ना वहां पर? देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं, ये सब काम अब मुझसे नहीं होगा। और आज रात को ही मैं यहां से वापस जा रहा हूं। मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारी पूरी पोल खोल दूंगा, चाहे उसके बाद मुझे सजा क्यों न भुगतनी पड़े। मैं तैयार हूं, समझे? समझ गया। तुम्हारे जैसे होनहार कलाकार को मैं खोना तो नहीं चाहता, मगर क्या करूं, जाने वाले को कौन रोक सका है। मतलब क्या तुम्हारा? दुर्योधन का वध वैसे तो भीम ने किया था, मगर अफसोस ये काम अब मुझे करना पड़ रहा है। पिता के लाश ठिकाने लगा दो। भांजे मेरे पास है, मुझे बता रहे हैं कि पांडवों की समक्ष धन संपत्ति पर अब तुम्हारा वर्चस्व होगा। मामा श्री, हमारे भ्राता पांडव निर्धन हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अब दांव पे लगाने को इनके पास कुछ भी शेष नहीं रह गया। फिर भी तत्पश्चात खेलना चाहते हैं तो दांव पे क्या लगाएंगे, खुद को या इंद्रप्रस्थ को? दुशासन, यदि तुमने इंद्रप्रस्थ का उल्लेख भी किया तो परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। बल का प्रयोग हम भी भली भांति जानते हैं अर्जुन। शांत भांजे शांत, क्रोध केवल बुद्धि को नष्ट कर देता है। पांडव परिस्थिति वश विचलित हो गए हैं, इन्हें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर पुत्र, यदि तुम चौपड़ के खेल को छोड़कर जाना चाहो तो तुम अवश्य जा सकते हो, किंतु यदि तुम हारे हुए राजपाट को पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो तुम इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगा सकते हो। एक दावा पुनः राजपाट तुम्हारा पांडवों का हो जाएगा। नहीं भ्राताश्री नहीं, इंद्रप्रस्थ को हम कदापि दांव पर नहीं लगा सकते। हमारे पास कोई और विकल्प है भी नहीं अनुज। हमारे अधिकार और संपत्ति पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए एक दाव और खेलना होगा। चौपड़ का यह खेल पुनः आरंभ किया जाए। इस बार दाव पर क्या लगाओगे पुत्र युधिष्ठिर? दाव पे मैं इंद्रप्रस्थ लगाता हूँ। उफ, ये गहनों का वजन कितना ज्यादा है। सारी रस्में पूरे होने तक
इनका वजन कैसे झेलूंगी? दीदी शादी करनी है, वजन तो झेलना पड़ेगा ना। और वैसे भी आज एक ही दिन की तो बात है, जब आपकी शादी हो जाएगी ना, ये सारे गहने ना मुझे दे देना। अच्छा, मैं इनके वजन झेलने के लिए तैयार हूँ। हम जीते पांगे। इंद्रप्रस्थ भी गया, अब दांव पे क्या लगाएंगे भ्राता से? द्रौपदी को? दुशासन! तुम्हारा फोन रिंग हो रहा। हेलो केटरर? हाँ तुम वही रुको, मैं अभी आती हूँ। दीदी कमरे से बाहर मत निकलना, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ। हेलो क्या बात है दिवाकर जी, अतिथियों का स्वागत इस तरीके से करेंगे? जी बिल्कुल, वेशभूषा, लाइट, सेटिंग सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ऐसा लगता है कि मानो हम लोग सचमुच हस्तिनापुर में आ गए हैं। कितना अद्भुत है ये सब। हाँ, कि जो भी चीज कम पड़ रही है ना, आप मुझे पहले बता दीजिए, बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हाँ अच्छा, स्वीट्स और अरे लेकिन वो तो मंगवाया था ना मैंने। अच्छा अच्छा। मेरी प्यारी बेटी शालिनी की शादी है, उसे यादगार जो बनाना है जी। और फिर जमाई राजा मैं और उनके माता पिता 2 घंटे में पहुंचेंगे केशवर। तो मैंने सोचा मेहमानों के लिए कुछ अलग तरीके का इंतजाम किया जाए। बुद्धू साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से निवेदन है, कृपया भोजन के लिए पधारें। आइए। अरे छोटी, तुम इधर? मैं शालिनी दीदी के साथ ही थी, मगर मुझे केटरर का फोन आया, उससे बात करने मैं बाहर निकली तो उसने कहा कि उसने मुझे फोन ही नहीं किया। इसका मतलब शालिनी, चलो चलो। चलो चलो देखते हैं, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। शालिनी, शालिनी! खून की उंगलियों के निशान, इस कांच को उसने कट करके अंदर आया है वो। एक गहना नहीं छोड़ा उसने शालिनी के बदन पर का भी, और ना अलमारी में जितने गहने थे वो भी, सारे के सारे लूट कर गया। सर खूनी पूरी प्लानिंग के साथ आया था। आश्रया, मौका देख के उसने ये सब किया है। जैसे उसने देखा कि सारे बाराती वहां मंडप में थे शादी के, और ये शालिनी बेचारी अकेली थी, बस उसने अपना काम कर लिया। लेकिन सर शालिनी के गले पर ये जो निशान है, ये निशान कैसे बना होगा? ये तो बड़ा अजीब सा निशान। बेटा, तुमने अपनी दीदी को आखिरी बार जिंदा देखा ना, और उसकी लाश भी। उसको पैसे और गहने चाहिए था तो मुझसे मांग लेता, मेरी जान ले लेता था। मेरी मासूम बच्ची को क्यों मार डाला? मेरी बेटी ने उस खूनी का क्या बिगाड़ा था? दिवाकर जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिसने भी ये किया है ना, उसे हम ढूंढ निकालेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। श्रेय, निशान उठाओ। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? ना कोई हाथापाई हुई, ना किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया, फिर शालिनी के गले पर ये निशान कैसे बना? ये निशान कैसा, ये साळुंके बताएगा, और साळुंके ये भी बताएगा कि शालिनी की मौत हुई कैसे। इसकी शादी की सारी वीडियो फुटेज देखते हैं, सारी की सारी वीडियो फुटेज। दिवाकर जी ने इतनी कड़ी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया था, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आप लोगों की थी, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही हो गई। उनकी बेटी का खून हो गया,
लाखों के गहने चोरी हो गए। आप लोग कहते हैं आपने किसी बार वाले को अंदर आते जाते नहीं देखा। क्या कर रहे थे आप? हमारा विश्वास कीजिए सर, हम तो कड़ी निगरानी रख रहे थे। शालिनी मैडम के कमरे में इतने सारे गहने थे कि उन्हें कोई बाहर ले जाए और हमारी नजरों से बच जाए, ये हो ही नहीं सकता। बाहर वाला नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये काम किसी अंदर वाले का ही है। क्या आप हम पर शक कर रहे हैं? देखिए, हम बहुत अमीर और इज्जतदार लोगों में से हैं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सर, हम तो शालिनी जी को ठीक तरह से जानते भी नहीं थे। हम तो यहाँ सिर्फ नाटक करने आए थे। हाँ सर, जब शालिनी जी का खून हुआ तब नाटक चल रहा था और हम सब लोग वहीं थे। हमें एक एक करके इन सब की तलाशी लेनी होगी। लेनी ही पड़ेगी तलाशी। चलो हटो, एक एक करके अपनी तलाशी दीजिए। हाथ नीचे, सीधे खड़े हो। पर्स दिखाइए। अपना पर्स दिखाइए। किसी के पास भी कुछ नहीं है। ये गहने गए कहां? शालिनी का खून किसने किया? मामला उलझता ही जा रहा है। सीआईडी वाले तहकीकात करने आए हुए हैं। अब सुबह तक यही इंतजार करना होगा। खतरा है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो होगा। वक्त निकलता जा रहा है। श्रेया, शुरू करो। सर, बहुत धूमधाम से की है शादी दिवाकर ने अपनी बेटी की। मेहमान भी बहुत आए हैं। लेकिन सर, इतनी सारी भीड़ में उस खूनी को कैसे ढूंढेंगे हम? खूनी को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे विनीत, जरूर ढूंढ निकालेंगे उसे। श्रेया, एक मिनट जरा पॉज करो। ये जो आदमी पीछे खड़ा है, चुप कर क्यों खड़ा है? ये लगता है किसी पे नजर रख रहा है, मगर किस पर? कौन हो सकता है ये? है कौन ये कलाकार? सर, जब हम सभी कलाकारों से पूछताछ कर रहे थे तब ये वहां पे नहीं था। वहां पे नहीं था ये? नहीं सर। श्रेया, काम करो, इन दोनों लोगों के वीडियो में से फोटो बना लो। जरूर इन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है चोरी और खून में। लेकिन जिसने भी ये गहने चुराए हैं, लेकर कहां गया होगा वो गहनों को? शादी में इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, उसे तो पता ही होगा सिक्योरिटी के बारे में। सर, कहीं सख्त पहरे की वजह से उसने वो गहने वहीं कहीं तो नहीं छिपा दिए जहां पर ये शादी हो रही थी? ये बात तो है सर। अगर वो गहने चुरा कर भागने की कोशिश करता तो पकड़ा जाता। लेकिन सर, हमने उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा था। गहने तो कहीं नहीं मिले थे और हमारा कांस्टेबल भी तो है वहां पर। एग्जैक्टली, हमारा कांस्टेबल भी तो था उधर। तो फिर कहां छुपा के रखे होंगे? मुझे नहीं लगता उसने शादी के मंडप में वो गहने छुपा के रखे हैं। मुझे तो लगता है उसने गहने घर के बाहर छुपाए हैं, जमीन के नीचे। आसान के बोल। पता चल गया कैसे मौत हुई लड़की की? देखिए मद्दू साहब, हम सब यहाँ केवल अपने शौक के लिए काम नहीं करते, अपना पेट पालने के लिए भी काम करते हैं। अगर आपने हमें हमारे पैसे नहीं दिए ना, तो हम सीरकपुर जाकर शो नहीं कर पाएंगे। अरे मेरे भाई केतन, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? और अगर तुम सीरकपुर नहीं आए तो फिर युधिष्ठिर का किरदार कौन करेगा? आप निभा लीजिए ना सर। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सब आप निभा लीजिए सर। ये तुम क्या कह रहे हो? देखिए सर, बिन आहार कलाकार बेकार, हमसे नहीं हो पाएगा सर। हमें हमारे पैसे दे दीजिए। क्यों? हाँ। तुम सभी अच्छी तरह से जानते हो कि अभी हाल ही में दिवाकर जी की बेटी की मौत हुई है, और ऐसे हालातों में मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकता हूँ? कैसे मांग सकता हूँ मतलब? हमें क्या पता कैसे मांगे सर। सर देखिए, हम मुफ्त में काम नहीं कर पाएंगे। हम भी नहीं करेंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना सर, तो ये मंडली यहीं टूट जाएगी। मैं भी छोड़ के चला जाऊंगा। हम सब छोड़ देंगे। हम भी छोड़ देंगे। कमाल करते हैं आप लोग। ऐसे कैसे मंडली छोड़ने की धमकी दे रहे हैं आप, जबकि आप सब ने मुझसे 25 शो करने का वादा किया था। 25 शो करने का। संजीव, समझाओ यार। आपने भी तो इस नाटक के खत्म होने के बाद में हमें पूरे पैसे देने का वादा किया था ना मुद्दू साहब। जिया, केतन, मुद्दू साहब पे क्यों इतना दबाव डाल रहे हो तुम लोग? पैसे चाहिए ना आप लोगों को?
हाँ। सीरतपुर के शो के बाद मिल जाएंगे पैसे, तब तक मंडली छोड़ने की बात कोई नहीं करेगा, समझे? सर देखिए, आप सीनियर हैं, आप जो बोलेंगे मानेंगे हम, लेकिन सर सीरतपुर के शो के बाद हमें हमारे पैसे दे दीजिएगा। ठीक है, अब जाइए और जाके सो जाइए, सुबह निकलना है सीरतपुर के लिए। जी सर। चलिए। थैंक यू संजीव, ये सब लोग सिर्फ तुम्हारी बात सुनते हैं। आज के बाद तुम ही इन सबको संभालो। और हाँ, उस दिनेश को भी पता नहीं बिना बताए वो कहाँ गायब हो गया। कोशिश कर रहा हूं मैं। जाओ तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। रोहन, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सर, बस वो एक बहुत जरूरी काम मुझे याद आ गया था, उसे खत्म करके आता हूँ। सब ठीक तो है ना? हाँ सर, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, जल्दी आना। हाँ सर। हाँ सोलंकी, क्या पता चला इसकी मौत के बारे में? बॉस, इस एक्सरे को जरा गौर से देखो, ये शालिनी के गले का एक्सरे है। सोलंकी, यार यहाँ पर क्या है? ये कुछ तो है इधर। एग्जैक्टली, इसके गले पर चोट लगी जिसकी वजह से इसके गले के आसपास की मांसपेशियां फट गई। सर, सिर्फ गला घुटने की वजह से किसी इंसान की ऐसी हालत हो सकती है? नहीं, सिर्फ गला घोटने की वजह से नहीं, कुछ और ही चक्कर है ना? बिल्कुल बॉस, इसके गले पर एक हल्की सी चोट का निशान है। इसी जगह पर इसके कंठ पर खूनी ने वार किया, जिसकी वजह से इसकी नस दब गई और कुछ ही सेकंड में इसकी मौत हो गई। तो क्या सर खूनी ने इसके गले पर मुक्का मारा या किसी भारी चीज से वार किया? नहीं श्रेया, अगर खूनी ने इसके गले पर किसी भारी चीज से या किसी नुकीली चीज से वार किया होता बॉस, तो इसका गला बुरी तरह से कट जाता, बहुत बड़ा जख्म बन जाता। लेकिन यहाँ इसके गले पर तो ऐसा कुछ नहीं है। सोलंकी, अब पहेलियां बुझाना बंद कर और बता क्या हुआ है। ठीक, बताता हूँ क्या हुआ। ये रूमाल, इस रूमाल की वजह से इस शालिनी की मौत हुई है। रुमाल से? हाँ। सर, रुमाल से कैसे किसी का खून हो सकता है? मैं बताता हूँ कैसे हो सकती है। इस रूमाल पे मैंने पत्थर रख दिया और इसे ऐसे बंद करके जोर से घुमाया, इतनी जोर से घुमाया कि इसके अंदर की चीज सीधी जाकर के सामने वाले के कंठ पर लगी, इतनी जोर से कि उसके गले की नस दब गई। नस दब जाने की वजह से उसके दिमाग में ऑक्सीजन का पहुंचना बंद हो गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी मौत हो गई। यही सब कुछ हुआ इस शालिनी के साथ। बस ये एक बहुत पुरानी तरकीब है जिसका इस्तेमाल चोर किया करते थे किसी की हत्या करने के लिए। कमाल है सर, ना खून खराबा ना कोई हाथापाई और एक ही पल में इंसान की मौत। खून करने का पुराने जमाने का तरीका नए जमाने में। खूनी चाकू से वार कर सकता था, गोली चला सकता था, पर उसने इतनी पुरानी तरकीब का इस्तेमाल किया, क्यों? कोई तो वजह जरूर है श्रेया, कोई तो वजह जरूर है। सोलंकी, उन उंगलियों के निशानों के बारे में क्या पता चला जिन पर खून लगा हुआ था? एक मिनट। हाँ बॉस, ये जो निशान है दरअसल ये खून नहीं है। खून के निशान नहीं है? नहीं, मतलब? ये सिंदूर है। ये निशान सिंदूर के हैं? तो क्या खूनी हाथों पर सिंदूर लगा के गया था खून करने के लिए? सर, हो सकता है कि खूनी कोई औरत हो, क्योंकि कोई आदमी भला अपने हाथों पर सिंदूर क्यों लगाएगा? लगाएगा, कोई आदमी अपने हाथों पर सिंदूर जरूर लगाएगा। याद करो वो वीडियो, शालिनी की शादी का वीडियो। दुशासन! याद आया विनीत? शालिनी की शादी की वीडियो में एक नाटक चल रहा था, महाभारत का नाटक, और उस नाटक के एक कलाकार के हाथ में सिंदूर लगा हुआ था। सिंदूर, तो कहीं ये खून उस सिंदूर वाले कलाकार ने तो नहीं किया? ढूंढना पड़ेगा इस सिंदूर वाले कलाकार को। माफ कीजिए कांस्टेबल साहब, लगी तो नहीं?
सीआईडी के यहाँ पहुंचने से पहले मुझे अपना काम खत्म करके जल्दी यहां से निकलना होगा। ये रहा। मजे आ गए। जिंदगी भर के लिए गरीबी से छुटकारा मिल गया। यहाँ रखते हैं। भाई अलीना, हाँ सब तैयार है? हाँ सब तैयार है। गाड़ी भी आती ही होगी हमें ले जाने के लिए। 9 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग। संजीव, अरे यार संजीव बचा ले मुझे यार। क्या हुआ? अरे वो रूहान एन वक्त पे वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है? अरे ठीक से बताइए ना मुद्दू साहब, क्या किया रूहान ने? ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया मेरा। उसकी हिम्मत तो देखो, सुबह 5 बजे मुझे फोन करके बोलता है कि मुद्दू साहब बस अब मैं जा रहा हूँ, वापस कभी नहीं आऊंगा। भला ये कोई बात हुई? मतलब ये कि रूहान ने भी हमारी नाटक मंडली छोड़ दी? हाँ संजीव, ये सब क्या हो रहा है? पहले दुर्योधन गया और अब अर्जुन भी। सीरकपुर में हम अपना नाटक कैसे करेंगे? सुनो, वो तुम्हारा कलाकार कहाँ है जिसके हाथ में सिंदूर लगा हुआ था और वो अर्जुन का किरदार निभाता था? बुलाओ उसे। वो तो रूहान है। हाँ रूहान, बुलाओ उसे। कैसे बुलाएं उसे सर? हम उसे नहीं बुला सकते। नहीं बुला सकते क्या मतलब? बुलाइए उसे। सर, क्योंकि वो नाटक मंडली छोड़कर जा चुका है। क्या कहा? तुम्हारा ग्रुप छोड़कर चला गया? वो चला नहीं गया है, भाग गया है वो, समझे? भाग गया। सर, लगता है इस रूहान ने ही शालिनी का खून किया है और उसके गहने भी चुराए। रूहान का कमरा कहाँ है? आइए सर, ये कमरा है रूहान का। अच्छा, ये रोहन का कमरा है? जी सर। उसका कोई रूम पार्टनर था क्या? कोई रहता था उसके साथ इस कमरे में? कोई नहीं सर, रोहान यहाँ पर अकेले रहता था। रोहन अकेले ही रहता था? ठीक है, कमरे को अच्छी तरह से छान मारो, एक एक कोना। मिनट, इससे बाथरूम चेक करो। यस सर। सर। हाँ, क्या है विनीत? ये देखिए सर, मिट्टी। मिट्टी का पानी? ये क्या? ये तो कीचड़ है। बेसिन में तो पानी है ही नहीं। क्या बीच में पानी गया था क्या? जी सर, थोड़ी देर के लिए बंद था। पानी बंद हुआ था, इसका मतलब है रूहान बाहर से आया था, शायद गार्डन में से, हाथ पैर धोने के लिए। गार्डन में से मतलब समझ गए तुम लोग? यस सर, एक बात तो पक्की है, रूहान ने वो गहने वहीं बागीचे में छिपाए हैं। हाँ, बगीचे में, जमीन के नीचे। लेकिन अब तक वो गहने ले नहीं जा सका होगा। हमारा कांस्टेबल जो तैनात है वहां पर। माय गॉड, देखो इसकी नब्ज चालू है क्या? जिंदा है सर। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। जिसका डर था वही हुआ है। गार्डन की तरफ चलो। देखो कहीं पर कुछ गड़बड़ लगती है क्या? जूतों के निशान। ये क्या? यहां भी है। ये देखो इस तरफ जा रहे हैं। ये देखो, देखा? वहां पर मिट्टी खुदी हुई है। अब देखते हैं। ये देखो, मिट्टी खुदी हुई है। मतलब रूहान ने गहने यहीं पर छुपा के रखे थे, यहीं पर। फिर गहने उठाए और भाग गया, हमारे कांस्टेबल को बेहोश करके। वो देखो क्या चमक रहा है, जरा देखो श्रेया। जरी का टुकड़ा? सर, हाँ? इस तरह की जरी तो दुल्हन के कपड़ों में इस्तेमाल की जाती है। दुल्हन के कपड़ों में इस्तेमाल होती है? हाँ सर। तो फिर इस रूहान ने वो गहने
दुल्हन के कपड़े में ही लपेट कर रखे थे यहाँ इस गड्ढे में, तो शालिनी को रूहान ने ही मारा है। चलो भाई पहुंच गए सीरकपुर, और ये रहा हमारा डाक बंगला। आ जाओ भाई सब लोग। मुद्दू साहब, पता नहीं हमारी नाटक मंडली को किसकी बुरी नजर लग गई है। ये दिनेश अचानक गायब हो गया, और ये रूहान, चोरी और कत्ल का इल्जाम है उस पर। सीआईडी भी ढूंढ रही है। क्या होगा हमारे नाटक का? अब किसी ने सपने में भी तो नहीं सोचा था ना कि रूहान एक अपराधी निकलेगा। देखो भाई, केशवर में जो कुछ हुआ उसे भूल के अपने काम पे ध्यान दो। रात गई बात गई। लेकिन हाँ संजीव भाई, आज रात में जो 7 बजे का शो है उसका क्या होगा? तो क्या होगा? लाइट, साउंड और स्टेज की जिम्मेदारी हमारी है, और उसे हम अच्छे से निभाएंगे। क्यों? और जगह भी चेक कराएंगे। लेकिन हाँ मुद्दू साहब, बतौर मैनेजर की जिम्मेदारी तो आपको अच्छे से निभाइए। मुद्दू साहब, एक ही कलाकार क्या अर्जुन भी बनेगा और शकुनी भी? अरे अपने साथ साथ आप हमारा भी मुंह काला कराएंगे। कम से कम कलाकार का तो इंतजाम करके दीजिए। अरे यार संजीव कलाकार है, कोई भाजी तरकारी नहीं कि मार्केट गए और पाव किलो और किलो के हिसाब से ले आए। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना यार। चल आओ सब आप। सर, इस किट्टू पाने वाले को पूछ के देते हैं, शायद इसे कुछ पता हो। जी कहिए साहब, हमारा ही नाम किट्टू है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ सीआईडी। इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ, इस आदमी को देखा है कहीं? इसका नाम रूहान है। इसे आखिरी बार नीले रंग की पैंट और हरे रंग की कमीज में देखा गया था। तो बताओ, क्या तुमने इस आदमी को देखा है? क्या तुम जानते हो इसे? हाँ साहब, इस आदमी को कैसे नहीं पहचानूंगा मैं, जानता हूँ मैं इसे। कहाँ देखा? साहब आज ही देखा है। कितने बजे? आज सुबह ही, यही कोई लगभग 9 बजे आया था साहब। 9 बजे? जी हाँ 9 बजे। तुम्हें तो पता ही होगा ना, तुम्हारे यहाँ के जमींदार दिवाकर जी की बेटी का खून हुआ। जी हाँ मुझे मालूम है। तो हमें इस आदमी पर शक है कि उनकी बेटी का खून इसने किया है। इस आदमी ने खून किया है? हाँ। क्या तुमने इसे अकेले ही देखा या फिर इसके साथ कोई और भी था? नहीं साहब, वो तो अकेला ही था। और क्या बता सकते हो इस आदमी के बारे में? हाँ साहब, उसने मुझसे पूछा था कि केशवर बस स्टॉप से सबसे पहली बस कितने बजे निकलेगी। केशवर बस स्टॉप पहली बस? इतने सारे लोग तुम्हारे यहाँ पर आते होंगे खरीदारी करने के लिए, ये रूहानी तुम्हारे दिमाग में कैसे बैठ गया? याद कैसे नहीं रहेगा साहब, वो आदमी बहुत ही अजीब था। मतलब? देखिए साहब, उसकी वजह से मेरे यहाँ पे चोट भी लगी है। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? क्या उसने तुम्हें मारा था? नहीं साहब, मारा तो नहीं था। तो फिर कैसे लगी? जब आखिरी बार आया तब। ये लो साहब। अरे ऐसे क्या चिल्ला रहे हो? हाथ पे लगा है, गर्दन पे नहीं लगा है। अगर गर्दन पे लगता ना तो तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। ये तो बहुत ही खतरनाक है। 15 मिनट में बस स्टॉप से पहली बस मिल जाएगी आपको। ठीक 6 बजे निकलती है बस। हाँ शुक्रिया, जा रहा हूँ। और हाँ, शुक्र मनाओ कि जा रहा हूँ, वापस लौट के नहीं आऊंगा, वरना रुमाल में पत्थर बांधकर रुमाल घुमाता था। यही है हमारा आदमी, यही है। थैंक यू। सर, कहीं रूहान सारे गहने उस काले बैग में रखकर भाग तो नहीं गया? सारे गहने लेकर भाग गया वो, मगर शहर की तरफ उन गहने बेचने के लिए। कलाभवन नाटक मंडली के कलाकार पर शक है मुझे। रूहान नाम है उसका, रूहान। हाँ, वो यहाँ से काले बैग में गहने लेकर शहर की तरफ आ रहा है, वो गहने बेचने के लिए। देखो हाथ से निकलने ना पाए, उसकी फोटो भेज रहा हूं मैं तुम्हें। गुड। और अभिजीत से कहना इस कलाभवन नाटक मंडली का पूरा इतिहास निकालने के लिए, पूरा इतिहास, सिर्फ रूहान पर नहीं, इस नाटक मंडली के सारे कलाकारों पर शक है मुझे। ओके? केशवर बस स्टॉप, लेट्स गो। सर, ये जीवराम जी हैं, ये नचिकेत जी। नमस्ते सर। ये रंगमंच के बहुत पुराने कलाकार हैं। इन्होंने देश भर में नाटक के कई प्रयोग किए हैं। जीवराम जी, नचिकेत जी, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर हम सीआईडी के कुछ काम आ सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। पंकज, आप लोग ये फोटो देखिए, इसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग?
क्या बात है, इस फोटो को देख के आपके चेहरे के हाव भाव कुछ बदल गए? आप लोगों के चेहरे देखकर ऐसा लग रहा है कि आप इस नाटक मंडली के बारे में कोई गहरा राज जानते हैं। बताइए क्या जानते हैं आप? जी, कला भवन रंगमंच की बहुत पुरानी संस्था है। ये तो हम भी जानते हैं जीवराम जी। आप हमें ये बताइए कि आप ऐसा क्या जानते हैं इस मंडली के बारे में जिसे देख के आपके चेहरे का रंग उड़ गया? सर, हमारे नाट्य जगत का सुहाना काल चल रहा था, तब इस कला भवन के कलाकारों ने उस पर ग्रहण लगा दिया। कलाकारों ने ग्रहण लगा दिया? वो कैसे? जी, कलाकारों के रूप में बहरूपिये थे, बहरूपिये। कलाकारों के बेस में ये चोरों की टोली थी। ये क्या कह रहे हैं आप? कला भवन के कलाकार चोर थे? जी साहब। अच्छा, ये लोग सिर्फ छोटे शहरों में ही अपने शिकार करते थे या फिर बड़े शहरों में भी जाते थे? सर, सिर्फ छोटे शहरों में। और उनकी एक खासियत थी, वो नींद में लोगों का खून करते थे और उनके जेवर और पैसे लेकर गायब हो जाते थे। तो फिर ये लोग कभी पकड़े कैसे नहीं गए? पता नहीं साहब, हर बार बच जाते थे। और उस जमाने में ज्यादा पाबंदियां भी तो नहीं थी। उस जमाने में? ये कितने साल पहले की बात कर रहे हैं आप? ये सब 1890 की बात कर रहे हैं। 1890? कला भवन नाट्य संस्था का आरंभ 1890 में हुआ था। तब उसमें सिर्फ 5 लोग थे। धीरे धीरे संख्या बढ़कर 15 की हो गई। कुछ सालों तक चोरी करने के बाद अचानक एक दिन ये टोली गायब हो गई और फिर 1995 में फिर से कुछ कलाकारों ने मिलकर इसी नाम से संस्था शुरू की। लेकिन सर, आप कला भवन के बारे में इतने सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? नचिकेत जी, कला भवन के कलाकारों ने कला भवन की घिनौनी कला फिर से दिखानी शुरू कर दी है। फिर से शुरू कर दी? जी हाँ। कल एक शादी में नाटक के दौरान उन्होंने दुल्हन का खून कर दिया और उसके गहने लूट लिए। आप दोनों एक बात बताइए, कला भवन के इतिहास के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली? नाट्य संग्रहालय में से। उसमें सभी जानी मानी संस्थाओं की जानकारी दर्ज की जाती है। दिवाकर जी की बेटी का खून और चोरी का तरीका उन्हें संग्रहालय से मिला होगा। सर, मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। क्यों? सर, क्योंकि वो संग्रहालय तो कई साल पहले बंद हो चुका है। सर, नाट्य संग्रहालय के बंद होने के बावजूद इन अपराधियों को लूटपाट और खून करने के तरीके के बारे में जानकारी कहाँ से हासिल हुई? जानकारी तो कहीं ना कहीं से निकाल ली होगी निखिल, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि 1890 में कला भवन के कलाकारों ने खून करना और लूटपाट करना शुरू किया था और उन्हीं से प्रेरणा लेके कला भवन की इस नई टोली के किसी कलाकार ने शालिनी का खून कर दिया है। सुनिए। बोलो भाई। जरा अपनी मुंडी ऊपर करोगे? हम लोग सीआईडी से। इस आदमी को देखिए, क्या इसे आपने देखा है यहाँ बस स्टैंड पे? चेहरा कैसे याद रहेगा साहब? इस काउंटर पर इतने लोग आते हैं, कैसे याद हो सकता है? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से जितनी भी बसें जाती हैं सुबह 9 बजे, क्या वो वापस लौटी है? देख के बताता हूँ साहब। लॉन्ग रूट की 4 बसों को छोड़कर सारी बसें आ चुकी हैं। ये जो बस आ रही है, क्या वो भी यहाँ से 9 बजे गई थी? हाँ साहब, ये 9 बजे गई थी। एक राउंड पूरा करके अभी आई है। थैंक यू। रुको। अरे क्या चाहिए आपको? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। एक बात बताओ, इस आदमी को जानते हो? जी साहब। साहब, ये तो वही आदमी है जो उस लड़की के साथ था। लड़की? कौन लड़की? कुछ बता सकते हो उसके बारे में? हाँ साहब। साहब, उसने लाल रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी, व्हाइट शर्ट, बड़ा सा चश्मा लगाया हुआ था, स्कार्फ और पाँव में लंबी एड़ी वाला सैंडल था साहब, जैसे वो शहर की लड़कियां पहनती है ना साहब, वैसा। और क्या बता सकते हो? साहब, हम जब यहाँ पर पहुंचे तब तो ये लड़की यहाँ अकेली खड़ी हुई थी, शायद इसी आदमी का इंतजार कर रही थी। बाद में जब बस यहाँ से निकलने लगी तो ये आदमी यहाँ भागता हुआ आया। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, फिर हमारी बस में चढ़ गए। अच्छा, और उतरे कहाँ? साहब, वेलापुर स्टॉप पे उतरे थे 11 बजे। वेलापुर 11 बजे? मतलब ये रूहान वेलापुर गया है। वेलापुर। घड़ी आ चुकी थी संबंधों के प्रलय की। निश्चित करना था दानवीर करण को कि वो किसका समर्थक बने, अपने परम मित्र एवं संरक्षक दुर्योधन का या अपने सौतेले भ्राता पांडवों का। हमारे प्रिय मित्र कर्ण, आप केवल हमारे मित्र ही नहीं, हमारे भ्राता स्वरूप भी हैं। किंतु आज इन परिस्थितियों में हम आपसे एक प्रण की अपेक्षा रखते हैं, मित्रता के बंधन में बद्ध ना करते हुए। यद्यपि आपको कदापि अनुचित लगे तो अवश्य ही हमारे निवेदन को अस्वीकार कर दीजिएगा। प्रण ही नहीं, यदि प्राण भी मांगोगे तो कर्ण के कदम लड़खड़ाएंगे नहीं। सखा दुर्योधन,
हमें आभास है कि आपकी मंशा क्या है। मैं सूत पुत्र कर्ण वचनबद्ध होता हूं कि महाभारत के युद्ध में जिस समय तक मेरे शरीर में श्वास रहेगी, शत्रु की तलवार आपके शरीर से रक्त की एक बूंद भी निकाल न सकेगी। सर, इस गांव वाले ने फोन करके मुझे बताया कि यहाँ पे एक लाश गिरी है। उसके बाद तुरंत मैंने आपको फोन किया सर। ये देखे सर, यही वो लाश। माय गॉड, पलटाओ इसे। सर, ये तो रूहान है। अरे बैग खोलो। देखो कोई गहने हैं क्या इसके पास, अच्छी तरह से चेक करो। नहीं सर, इसकी जेब में भी कुछ नहीं। सर, ये देखिए, रूहान के गले पर बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा शालिनी के गले पर था। सर, वो काला बैग भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। वही तो, काला बैग भी नहीं, गहनों का नामो निशान नहीं। इसका मतलब है रूहान का खून उन गहनों के लिए ही किया गया है, और जिसने भी ये खून किया है बड़ी बेरहमी से पॉलिथीन बैग में उसकी लाश को डाल दिया है। किसने किया होगा रिहान का खून? कहीं वो लाल स्कर्ट और सफेद शर्ट वाली लड़की तो नहीं? जरूर उसी लड़की ने खून किया है रूहान का। और है कौन ये लड़की, लाल स्कर्ट और सफेद शर्ट वाली? सर। हाँ बिन। सर, रूहान की लाश को फोरेंसिक लैब भिजवा दिया सर। गुड। सर, हाँ, आसपास कहीं पे सुराग या सबूत भी तो नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि रूहान का खून किसने किया है? सुराग और सबूत नहीं मिला तो क्या हुआ फ्रेडी? गवाह तो हैं, लोगों की गिनती भी बढ़ गई है। किसी ने तो देखा होगा रूहान को और उस लड़की को। कौन सी लड़की सर? जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसने लाल रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी, सफेद रंग की कमीज, एक काला चश्मा लगाया हुआ था और स्कार्फ ओढ़ा हुआ था। मैंने नहीं देखा साहब। मैंने देखा था साहब। साहब, जैसा हुलिया आप बता रहे हैं वैसे हुलिये वाली लड़की को मैंने देखा था। कहाँ देखा था उसे? मेरी चाय की दुकान के सामने एक बस स्टॉप है, वहां पे देखा था साहब। एक फोन करना था। लोकल का 5 और एसटीडी का 10 रुपया 1 मिनट का। ठीक है। मेम साहब, आपके पास मोबाइल है और आप यहाँ से फोन कर रहे हो? तो अपना काम से काम रखो। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ, मुझे माल मिल गया। मैं वेला पुल से निकल रही हूँ, 2 घंटे में पहुँच जाऊँगी। ये लो, छुट्टा देने की जरूरत नहीं है। अजीब लड़की है। मुंबई जाने वाली बस में बैठी? हाँ साहब, मुंबई जाने वाली बस ही थी। यही लड़की है, इसी ने रूहान का खून किया है, इसी लड़की ने। फोन पे माल की बात कर रही थी, इसका मतलब वो गहने भी उसी के पास है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई सर। क्या? यहाँ से मुंबई का रास्ता करीब 4 घंटे का है, लेकिन उसने फोन पर कहा कि वो 2 घंटे में पहुंच रही है। अच्छा, मुंबई 4 घंटे की दूरी पर, और उसने फोन पर कहा कि वो 2 घंटे में पहुंच जाएगी। फ्रेडी, पता लगाओ यहाँ से मतलब वेलापुर से 2 घंटे की आसपास कितने शहर या गांव है, जल्दी। यस सर। अच्छा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें उस लड़की के बारे में जो कुछ भी याद है, वो दिखती कैसे, वो हमें बताओ, हम उसका चेहरा बना देंगे। हाँ, मदद करोगे?
जी साहब। और एक बात बताओ, जब वो फोन पर बात कर रही थी तब वो कुछ लिख रही थी ना कागज पर, तो क्या तुमने देखा वो क्या लिख रही थी? सर वो कागज पर कुछ फूल बना रही थी। फूल बना रही थी? ओके थैंक्स सर। हाँ, वेलापुर से 2 घंटे पे सिरखपुर है। सिरखपुर? क्या फ्रेडी, क्या कहा तुमने? सिरखपुर? हाँ सर। सिरखपुर? अरे यही तो वो जगह है जहां पर इस नाटक मंडली का अगला शो है, कला भवन नाटक मंडली का। सिरखपुर। मगर सर, अगर ये लड़की सिरखपुर जाने वाली थी तो उसने मुंबई जाने वाली बस क्यों ली? यही तो, ये लड़की बड़ी खड़बड़ है, बड़ी चालाक है। इसे पकड़ने के लिए जाल रचना पड़ेगा। कला भवन नाटक मंडली का नाटक महाभारत। महाभारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.